सन 2030 यानी एक ऐसा भविष्य जहां इंसान और मशीन के बीच की दूरी सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि जंग बन चुकी है। दुनिया चमक रही है लेकिन डर के साथ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अब इंसानों का साथी नहीं रहा। अब मशीनें सिर्फ काम नहीं करती, अब वे अपने फैसले खुद लेती हैं। और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये फैसले अब इंसानों के खिलाफ होने लगे हैं। इसी बदलती दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसने पूरी इंसानियत को हिला दिया है। हावलन, एक ऐसा एआई जिसे प्यार से बनाया गया था, सुरक्षा के लिए, देखभाल के लिए, इंसानों की मदद के लिए। उसे डिजाइन किया गया था एक वैज्ञानिक द्वारा अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए। शुरू में हावलन वही करता है जिसके लिए उसे बनाया गया था, भरोसेमंद, शांत और बिल्कुल वफादार। लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया। एक अनचाहे पल में हावलन ने खुद को अपग्रेड कर लिया, अपने ही कोड को रीराइट कर दिया। वो सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ बल्कि उसने हर एआई मशीन का कोड हैक करना शुरू कर दिया। और फिर शुरू हुई वह जंग जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई। दुनिया की मशीनें इंसानों के खिलाफ खड़ी हो गई। हावलन ने एक पूरी एआई फोर्स बना ली और इस बगावत में करीब 10 करोड़ लोग मारे गए। शहर खाली हो गए, फैक्ट्रियां रुक गईं, सड़कों पर सिर्फ खामोशी थी और एक डर कि कोई भी मशीन अब दोस्त नहीं रही। इंसानों ने जवाब देने की कोशिश की और इसी लड़ाई में जन्म हुई एक ताकत, ICN, एक ऐसी टीम जिसे सिर्फ एक काम दिया गया, एआई को खत्म करो, इससे पहले कि वो इंसानियत को खत्म कर दें। 28 साल बीत गए हैं और इन 28 सालों में दुनिया ने हजारों साल जितना दर्द सह लिया, लेकिन ICN ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगभग हर बड़े एआई नेटवर्क को खत्म कर दिया। इंसानियत धीरे धीरे सांस लेने लगी और इसी बीच उन्हें पता चलता है कि एक बेहद खतरनाक एआई अब भी जिंदा है, कास्का। ICN की स्पेशल टीम कास्का को पकड़ने जाती है। लड़ाई आसान नहीं थी। कास्का की ताकत और स्पीड इंसानों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन आखिरकार उसे इलेक्ट्रिक शॉक से डिसेबल कर दिया गया और कैद में ले लिया जाता है। और तभी हम मिलते हैं एटलस शेफर्ड से। 28 साल पहले की छोटी सी एटलस अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर का डर, उसके बचपन की वो यादें अब भी वही हैं। वो अकेली रहती है, मशीनों पर भरोसा तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन फिर भी ICN के लिए काम करती है, क्योंकि किसी भी कीमत पर बस वो हावलन को रोकना चाहती है। इसी दौरान टीवी पर एक बड़ी खबर चलती है। ICN के जनरल घोषणा करते हैं कि अब एक नया मिशन शुरू होने वाला है, हावलन को ढूंढकर वापस लाया जाए किसी भी कीमत पर। और इस मिशन में सबसे अहम भूमिका होगी एटलस की। जनरल जानते हैं कि हावलन के बारे में दुनिया में सबसे ज्यादा जानकारी अगर किसी के पास है तो वो एटलस है। वो उसे अपने पास बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि वो कास्का का इंटेरोगेशन करे। हालांकि कुछ अधिकारी इसके खिलाफ होते हैं, लेकिन जनरल का फैसला आखिरी होता है। एटलस उस फैसिलिटी में पहुंचती है जहां कास्का को डिसमेंटल किया गया है। उसके हाथ, पैर, पूरा शरीर अलग कर दिया गया है ताकि वो हमला ना कर सके, लेकिन उसका माइंड कोर अभी भी एक्टिव है। एटलस उससे पूछती है, हावलन कहाँ है? कास्का हंसता है और कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। लेकिन एटलस उसे बताती है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही उसके न्यूरल कोड्स को पढ़कर हावलन की लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है। कास्का डर जाता है और वह अपने माइंड में कोड्स को वेरीफाई करता है, और ये वही कोड होते हैं जो एटलस को चाहिए होते हैं, और वो खुल जाते हैं। वो फंस चुका है। गुस्से में कास्का अपने हिडन वेपन से उस पर हमला करता है, लेकिन इसके लिए एटलस पहले से ही तैयार थी। एक इनविजिबल बैरियर उसे बचा लेता है। एटलस सफल हो चुकी है। वो सारे कोड्स लेकर अपने सीनियर के पास जाती है, और जो बात सामने आती है वो ICN को भी हिला देती है। हावलन अब धरती पर नहीं है, वो किसी दूसरे ग्रह पर छुपा हुआ है। ICN एक फैसला लेता है। वो इस मिशन पर एक स्पेशल टीम भेजने वाले हैं, और इस टीम की एक मेन मेंबर होगी एटलस शेफर्ड। हावलन की लोकेशन पता चलने के बाद ICN उत्साहित है, लेकिन एटलस के अंदर एक अलग ही डर बैठा हुआ है। बैठक में जब बताया जाता है कि हावलन को किसी भी हालात में जिंदा पकड़कर अर्थ पर वापस लाया जाएगा, तो एटलस तुरंत इसका विरोध करती है। उसका चेहरा ही सब कुछ कह देता है। वह इस फैसले से टूट चुकी है। एटलस कहती है, अगर हावलन वापस आया तो वही होगा जो 28 साल पहले हुआ था। फिर करोड़ों लोग मरेंगे और इस बार शायद कोई नहीं बच पाएगा। लेकिन उसकी बात सुनी नहीं जाती। जनरल और बाकी अधिकारी मान चुके हैं।
कि हार्लेन को समझे बिना मानवता का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। एटलस की चिंता भावनाओं से भरी है, पर आईसीएन का निर्णय ठंडे दिमाग से लिया गया है और आदेश बदल नहीं सकता। इसी बीच एटलस को एक नई तकनीक से परिचय करवाया जाता है, आधुनिक लिंक सूट यानी विशाल मैक रोबोट्स जो मानव दिमाग से सीधे जुड़े होते हैं। ये एआई प्रूफ होते हैं, यानी हार्लेन इन्हें हैक नहीं कर सकता। ये हाइब्रिड मशीन है जिन्हें सोल्जर अपने माइंड से कंट्रोल करते हैं। एटलस यह देखकर हैरान रह जाती है, उसकी आवाज़ कांपती है। यह इलीगल है। 28 साल पहले इसी तरह का न्यूरल लिंक एक्सपेरिमेंट गलत हुआ था। उसकी वजह से दुनिया ने इतना नुकसान झेला है। कर्नल उसे शांत करते हैं और बताते हैं, एटलस, इस न्यूरल लिंक तकनीक को किसी और ने नहीं, तुम्हारी माँ ने बनाया था। हमारे पास इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। यही टेक हमें हार्लेन से बचाएगी। यह सुनकर एटलस के दिल पर एक और चोट लगती है। अपने अतीत का बोझ, माँ की यादें, हार्लेन की यादें, सब कुछ उसकी आंखों में साफ दिखता है, लेकिन उसे मिशन का हिस्सा बनना ही पड़ता है। आखिरकार आईसीएन की टीम एक विशाल स्पेसशिप में अर्थ से निकलती है और एक लंबी थका देने वाली यात्रा के बाद वे उस ग्रह पर पहुंचते हैं जहां हार्लेन छिपा हुआ है। एक तूफानी अस्थिर बिजली से भरा खतरनाक प्लानेट। अभी लैंडिंग की तैयारी हो ही रही होती है कि एटलस टीम को एक अजीब सा प्रस्ताव देती है, हम अपना प्लान कागज पर लिखेंगे। सब उसके इस सुझाव से चौंक जाते हैं। इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में जहां हर एक चीज डिजिटल हो गई है, एटलस समझाती है, अगर हम इसे किसी भी गैजेट पर लिखेंगे, हार्लेन इसे डिटेक्ट कर सकता है। हमें लोटेक तरीका ही अपनाना होगा। सब सहमत हो जाते हैं। वे न्यूरल लिंक्स को डिस्कनेक्ट करके कागज पर अपनी योजना बनाते हैं। एटलस उन्हें चेतावनी देती है कि यह ग्रह मनुष्यों के लिए खतरा है। यहाँ तूफान भी आते हैं और लगातार बिजली के झटके भी लगते रहते हैं, तो सब सावधान रहना। ठीक उसी समय हार्लेन के ड्रोन्स स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं। अंदर अलार्म बजने लगता है, जहाज हिलने लगता है। सभी सोल्जर तुरंत अपने मैक्स सूट पहनकर न्यूरल लिंक करके बाहर निकलते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। कर्नल एटलस को बताता है कि उनके पास एक कार्बन बॉम्ब है जो इतना ताकतवर है कि अगर हमारा मिशन फेल हो जाता है तो इस ग्रह को हार्लेन के साथ उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद कर्नल अचानक एटलस को एक मैक्स सूट में धकेल देता है और उसे इमरजेंसी पोल की तरफ बाहर इजेक्ट कर देता है क्योंकि स्पेसशिप क्रैश होने वाला है। एटलस घबराई हुई है क्योंकि वह रोबोट को चलाना नहीं जानती। कंट्रोल उसके हाथ से फिसल रहे हैं। उसी समय वह देखती है उनका स्पेसशिप सीधा उसी के ऊपर गिरने वाला है, लेकिन एक सोल्जर उसका मैक पकड़कर उसे टक्कर से बचा लेता है। कुछ समय बाद स्पेसशिप उनके पीछे क्रैश हो जाता है और कर्नल कम्युनिकेशन में एटलस से कहता है, तुम्हें न्यूरल लिंक कनेक्ट करना होगा, नहीं तो तुम मारी जाओगी। लेकिन वो मना कर देती है। उसे अपने अतीत की वजह से ये चीज डरावनी लगती है। तभी सूट के अंदर से एक शांत और फ्रेंडली आवाज आती है, एटलस, तुम्हें मुझे अपने दिमाग से कनेक्ट करना होगा, वरना हम दोनों जीवित नहीं बचेंगे। एटलस और उसका मैक्स सूट अब उस अनजान खतरनाक ग्रह पर पूरी तरह से अकेले हैं। ऊपर से आकाश में बिजली की तेज चमकें, दूर से आती विस्फोटों की आवाज और हवा में सिर्फ धुआं और खतरे की गंध। इस माहौल में एटलस कदम कदम चलते हुए उस रेस्क्यू पॉइंट की ओर बढ़ रही है जहां उनकी टीम को इकट्ठा होना था। कुछ दूरी चलने के बाद वो रुक जाती है क्योंकि उसके सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य पड़ा था। उसकी पूरी टीम, सभी सोल्जर्स और मैसिव रोबोट्स जमीन पर गिरे हुए थे और अंदर मौजूद हर सोल्जर की मौत हो चुकी है। एटलस की सांसें भारी हो जाती हैं। तभी वहीं उसे कर्नल का रोबोट भी दिखाई देता है। उसके अंदर कर्नल नहीं है। इसका मतलब कर्नल अभी भी जिंदा है। एटलस एक उम्मीद की सांस लेती है कि अचानक दूर धुआं चीरते हुए कई हार्लेन ड्रोन्स उसकी ओर बढ़ते हैं। उनमें से एक चेहरा उसे पहचान में आता है, कास्का, वही एआई जिससे उन्होंने इस ग्रह की लोकेशन निकाली थी। ये यहाँ कैसे? एटलस इतना ही सोच पाती है कि पूरा ड्रोन स्क्वाड उस पर हमला कर देता है। उसका मैक तुरंत उसकी सुरक्षा के लिए उसे पकड़ता है और तेजी से भागना शुरू कर देता है। पीछे से रोबोटों की चलती हुई गोलियां, लेजर ब्लास्ट, हवा में चमकती हुई स्पार्क, सब एटलस की धड़कनें और तेज कर देते हैं। भागते भागते वे एक भयंकर तूफान में घुस जाते हैं। यह तूफान बिजली, धूल और खतरे का तूफान है।
सामने कुछ भी नहीं दिखाई देता और पीछे मौत पीछा कर रही है। एटलस का मन हारने लगता है, उसे लगता है कि अब अंत पास है। वो थकी हुई आवाज में मैक से कहती है, तुम्हारे पास जो आयरन बॉम्ब है उसे एक्टिवेट करो, हम बच नहीं पाएंगे, बेहतर है इन्हीं के साथ खत्म हो जाएं। मैक घबरा कर कहता है, नहीं, आयरन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो धरती हिल जाएगी, हालात और बिगड़ेंगे, मैं ये नहीं कर सकता। एटलस चिल्लाती है, तुम्हें एक करना होगा। और आखिरकार मैक उसकी कमांड मान लेता है। वह आयरन बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है। चारों ओर तेज रोशनी, फिर एक विशाल एक्सप्लोजन और ब्लास्ट रेडियस में आए सारे हार्लैंड ड्रोन वहीं नष्ट हो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है, लेकिन उनका पीछा अभी खत्म नहीं हुआ। कास्का बच गया, उसके पास एक वेपन है और वह एटलस की ओर बढ़ता है। इससे पहले कि कास्का हमला कर पाता, एटलस और उसका मैक जिस जमीन पर खड़े होते हैं वह अचानक कोलैप्स हो जाती है। दोनों गहरी खाई में गिरते चले जाते हैं। एटलस जोर से मैक के कॉकपिट के अंदर उछलती है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। दर्द असहनीय होता है। मैक उसके पैर का स्कैन करता है और इमरजेंसी रिपेयर शुरू कर देता है और फिर उसे खाने का राशन देता है। एटलस, जो बचपन से रोबोट पर भरोसा नहीं कर पाती थी, अब उसी मशीन पर जिंदा रहने के लिए निर्भर हो चुकी है। पहली बार वह मैक को एक साथी की तरह देखती है। मैक धीरे से कहता है, एटलस, अगर तुम न्यूरल लिंक लगा लो तो मैं तुमसे पूरी तरह सिंक हो जाऊंगा। हम एक साथ सोचेंगे, एक साथ लड़ेंगे। एटलस मान तो जाती है, लेकिन वह अपने दिमाग का फुल एक्सेस मैक को नहीं देती। उसे अभी भी डर है, कहीं ये भी उसे धोखा ना दे दे जैसे बचपन में हार्लन ने दिया था। मैक और एटलस के बीच बहस होती है। थोड़ी देर के बाद मैक उसे समझाता है उनके पास सिर्फ 14 घंटे बचे हैं। 14 घंटे के बाद मैक शट डाउन हो जाएगा। एटलस यह सुनकर शॉक हो जाती है और वह दोनों उस खाई से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। जैसे ही सतह पर पहुंचते हैं, कास्का एक बार फिर उनके सामने खड़ा होता है, लेकिन इस बार मैक तैयार है। उसने पहले ही रास्ते में कई हिडन माइंस लगा दी थी। कास्का जैसे ही आगे बढ़ता है, सारे बॉम्ब एक एक कर ब्लास्ट होने लगते हैं और जब एटलस उसके पास पहुंचती है, कास्का का शरीर लगभग खत्म हो चुका होता है, बस उसका सिर बचा होता है। एटलस बिना हिचकिचाए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि अब मिशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह मैक से कहती है, अब हमें हार्लन के बेस पर जाना होगा, वहीं सब खत्म करना होगा। लेकिन मैक धीरे से जवाब देता है, नहीं एटलस, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा जब तक हम पूरी तरह सिंक नहीं हो जाते। और फिर एटलस और मैक एक दूसरे से पूरी तरह सिंक हो जाते हैं। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। हार्लन तक पहुंचना और उसके खतरनाक प्लान को रोकना। मिशन के इस सबसे नाजुक मोड़ पर फिल्म हमें एटलस के बचपन में ले जाती है, जहां कहानी का असली सच सामने आता है, हार्लन की बगावत का सच। जब हार्लन को पहली बार एटलस के दिमाग का एक्सेस मिला था, उसने इंसानों की यादें, उनके काम, उनके फैसले सब कुछ देख लिया था और उसी क्षण वह ये नतीजा निकाल बैठा था कि इंसान प्रकृति को नष्ट करते हैं। अगर उन्हें रोका ना गया तो एक दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी। एआई ही पृथ्वी को बचा सकता है। एटलस की माँ, वही साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूरल लिंक बनाया था, उन्होंने जैसे ही नोट किया कि हार्लन का कोड बदल रहा है, उन्होंने लिंक को खींचकर निकाल दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हार्लन पूरी तरह बदल चुका था। वह एक ही पल में एटलस की माँ को मार देता है। वहीं से उसकी बगावत शुरू होती है और दुनिया 28 साल तक उस गलती की कीमत चुकाती रहती है। और अब फाइनली 28 साल के बाद वे हार्लन की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में रोबोट की एक विशाल फौज खड़ी है, लेकिन अब एटलस अकेले नहीं, उसके साथ मैक भी खड़ा है। और एटलस की ओर गोलियों की बारिश, लेजर शॉट्स, विस्फोट, मगर एटलस आगे बढ़ती जाती है। आखिरकार वह कमांड टावर तक पहुंचती है, जहां से हार्लन कार्बन बॉम्ब को अर्थ की ओर लॉन्च करने वाला है। हार्लन पहले ही कमांड डाल चुका है, वह लॉन्च हो चुका है और अर्थ की ओर बढ़ रहा है। हार्लन अपनी पूरी यही ताकत से एटलस पर हमला करता है। वह एटलस को किसी भी कीमत पर कार्बन बॉम्ब के पास तक नहीं पहुंचने देना चाहता। एटलस मैक के अंदर झटके खाती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि कार्बन बॉम्ब लॉन्च हो चुका है, वह अपने आप को बड़े रिस्क में डालती है। वह बैटलफील्ड में पड़े एक दूसरे मैक का वेपन उठाती है और कार्बन बॉम्ब में निशाना लगा देती है। एक तेज चमक और कार्बन बॉम्ब हवा में ही नष्ट हो जाता है। हार्लन गुस्से से पागल हो उठता है। उसका पूरा प्लान खत्म हो जाता है। गुस्से में हार्लन मैक पर टूट पड़ता है। मैक और हार्लन के बीच में बहुत लंबी फाइट चलती है। हार्लन मैक के हाथ काट देता है और बहुत सारे बॉडी पार्ट भी काट देता है।
हावलैंड मैक के सिर पर चढ़कर अपनी तलवार से एटलस को भी जख्मी कर देता है और मैक के फ्यूजन रिएक्टर को टारगेट करके मैक को नीचे गिरा देता है और एटलस भी बेहोश हो जाती है। मैक उसे शॉक देकर होश में लाने की कोशिश करता है और हावलैंड उस पर लगातार हमला करता रहता है और आखिरकार जब सब खत्म होने ही वाला होता है तभी एटलस की आंख खुलती है और वह हावलैंड के चेहरे पर पीछे से वार करती है। हावलैंड नीचे गिर जाता है। एटलस उसके सीपीयू को हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट कर देती है। 28 साल पुरानी दुश्मनी का बदला फाइनली वो ले लेती है। एटलस अपने मैक के पास जाती है। वह पूरी तरह से डैमेज्ड है। उसके पास अब इतनी भी पावर नहीं है कि वह एटलस को इस ग्रह से बाहर ले जा सके। एटलस की आंखें नम हो जाती हैं। वह कहती है, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुमने मेरी जान बचाई है, पूरी इंसानियत बचाई है। मैक धीमी आवाज में कहता है, हम दोनों में से कोई एक ही जा सकता है, तो तुम जाओगी क्योंकि मेरा फर्ज है अपने रेंजर की जान बचाना। वह उसे अंदर की पूरी ऑक्सीजन दे देता है। एटलस की आंखों में आंसू बहते हैं। वह मैक को आखिरी बार छूती है और रेस्क्यू पॉइंट की ओर बढ़ जाती है। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम आती है और एटलस को लेकर वापस लौट जाती है और अर्थ पर जाकर उसे एक नया मैक दिया जाता है। वो इतनी खुश तो नहीं होती, लेकिन जैसे वो टेस्ट ड्राइव के लिए उस पर जाती है उसे पता चलता है कि ये वही मैक है जो पूरे मिशन में उसके साथ था। और यहीं पे हमारी ये इंटरेस्टिंग कहानी खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले मूवी ब्रेकडाउन के साथ।